नमस्कार, मैं हूं वशिष्ठ और आज का हमारा सवाल है कि आखिर रूल ऑफ लॉ होता क्या है। जी हाँ, ये क्वेश्चन 12 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। जो भी लोग एलएलबी या बीएलएस एलएलबी कर रहे हैं या हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में या पॉलिटिकल साइंस में, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, कभी 12 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में। तो चलिए हम समझते हैं आखिर रूल ऑफ लॉ क्या है। एक एडवर्ड कोक नाम के चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड में। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। उन्होंने चाहा कि रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड में आना चाहिए और उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना चाहा, उसको लोगों को समझाना चाहा, पर वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए और लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ उतना फेमस और पॉपुलर नहीं हो पाया। बाद में एक ब्रिटिश जूरिस्ट आए जिनका नाम था एवी डाइसी। जी हाँ, ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, एवी डाइसी। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को पब्लिक तक पहुंचाया और रूल ऑफ लॉ को 3 प्रिंसिपल्स का सहारा लेके उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो ये इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बन गया। जी हाँ, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आप ही को पता है, आपको पता है कि वो रिटन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये एक बेस बन गया रूल ऑफ लॉ। तो एविड आईसी जी ने किस तरह से रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया, उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स का सहारा लिया रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करने के लिए। देखिए, अगर रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन आता है और अगर आप ये 3 प्रिंसिपल लिखते हैं तो आप डेफिनेटली मान लीजिए कि आपके नंबर पक्के हो गए, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो जो 3 प्रिंसिपल्स के सहायता से एविड आईसी साहब ने जो रूल ऑफ लॉ को बताया, वो 3 प्रिंसिपल ये थे कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। पहला जो प्रिंसिपल था वो था सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, दूसरा था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तीसरा था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। जी हाँ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और तीसरा था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो अब हम लाइन से तीनों को कर लेते हैं और हमारा रूल ऑफ लॉ खत्म। जी क्या है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ? एविड आईसी साहब ने बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ का मतलब है कि नो वन विल बी अबव द लॉ, लॉ विल बी सुप्रीम, सोसाइटी विल बी गवर्न बाय द लॉ। मतलब लॉ का राज होगा हर जगह, ठीक है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट होगी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, लॉ का राज होगा हर जगह, लॉ इज सुप्रीम, ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं। बोला कि साहब जिस तरह से गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, सरकार अपने में सुप्रीम होती है, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ आप नाम से ही समझ रहे हैं कि किसका रूल, लॉ का रूल। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आया सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, तो गवर्नमेंट भी लॉ के सामने कुछ नहीं होगी, ठीक है, लॉ जो होगा वो हमारा सुप्रीम होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए, जो डिस्क्रिएशनरी पावर होती हैं गवर्नमेंट की, क्या होती हैं, जो डिस्क्रिएशनरी पावर होती हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर गवर्नमेंट को डिस्क्रिएशनरी पावर दे दी तो वो तानाशाही बन जाएगी, यानी कि मोनार्ची आ जाएगी, मतलब वो अपनी मनमानी करेंगे। डिस्क्रिएशनरी का मतलब ही होता है मनमानी। तो इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ है, उनको डिस्क्रिएशनरी पावर अलाउड नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ओके, तो जब लॉ सुप्रीम होगा तो वो लोग जो गवर्नमेंट है उनको लॉ के अंडर में, लॉ के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि लॉ सुप्रीम है और सारी चीजें जो भी काम करेंगी वो लॉ के अंडर करेंगी, दैट्स इट, ये हमारा खत्म। दूसरा इक्वालिटी बिफोर दी लॉ। इक्वालिटी बिफोर दी लॉ का मतलब है कि चाहे हर कोई इक्वल होगा लॉ की नज़रों में, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर वो चपरासी हो। अगर प्रधानमंत्री भी उसी कटघरे में खड़े होंगे जिसमें चपरासी खड़ा होगा, ठीक है। तो ये है इक्वालिटी बिफोर दी लॉ। कलेक्टर से लेके कोई भी, बड़े से लेके छोटे तबके तक का, झाड़ू मारने वाले से लेके कोई अमीर रईस, सबके सब सेम कटघरे में खड़े होंगे और सेम कोर्ट रहेगा। तो लॉ की नज़रों में सब कोई बराबर रहेगा। मतलब जब लॉ, मतलब इक्वालिटी बिफोर दी लॉ का मतलब है कि जब जस्टिस होगा तो ये देख के नहीं होगा कि ये बड़ा है या छोटा है, लॉ सबके लिए बराबर है, इक्वालिटी बिफोर दी लॉ, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट ये बोलती है कि इंग्लैंड को, इंग्लैंड के जितने भी नागरिक हैं उनको जो अधिकार मिले हुए हैं
वो इंग्लैंड के कोर्ट्स ने दिए हैं, और इंग्लैंड के कोर्ट्स ने इंग्लैंड के नागरिकों को अधिकार दिए हैं, और उन अधिकारों की जो रक्षा करता है, उन अधिकारों को जो प्रोटेक्शन देता है, वो भी कोर्ट है। तो ये प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट भी हो गया। तो इन शॉर्ट हम समझ गए, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मतलब लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, सब लोग बराबर हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट मतलब सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल जो है, मतलब ये राइट्स जो मिले हैं वो किसने दिए हैं, कोर्ट्स ने दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल ऑफ लॉ समझा दिया गया, किनके द्वारा, एवी डाइसी के द्वारा, और ये फाउंडेशन बन गया इंग्लिश कोर्ट का। तो भाई इतना तो समझ में आ गया। अब मेरिट बताइए, ये एवी डाइसी की डेफिनेशन थी, तो इसके मेरिट क्या है, इसके फायदे क्या हैं। फायदे ये थे भाई, सबसे बड़ी चीज तो इसने ये बोल दी कि गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट को जो काम करना होगा वो कानून के दायरे में रहकर करना होगा। तो मतलब एक बार लगा दिया गवर्नमेंट की पावर पे, तो इससे मोनार्ची नहीं आएगी, ये बेनिफिट था। दूसरा, लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई उनके लिए बड़ी चीज है। लाइक जैसे एक आप फ्रांस में देखें तो डिरोइट एडमिनिस्ट्रेटिव करके एक सिस्टम है, वहाँ पे गवर्नमेंट में जो केस होता है उनके लिए कोर्ट अलग है, आम आदमियों के लिए कोर्ट अलग है, ठीक है। डिरोइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वहाँ पे कोर्ट्स का डिवीजन किया गया है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आपके लिए सेम कोर्ट होगा, ठीक है, आप सेम कटघरे में खड़े होंगे। तो मतलब लोगों को एहसास लगता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत किया जा रहा है। तो ये इसका मेरिट था। मेरिट ये भी था कि भाई इसमें सबको इक्वल मान के चल रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ बता रहे हैं, तो इसमें मोनार्ची का कुछ है नहीं। तो ये मेरिट्स हो गए। जनरली मेरिट्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या हैं इसकी, जो ये थी क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, हमारे एवी डाइसी साहब का जो रूल ऑफ लॉ था, डीमेरिट क्या है। देखो डीमेरिट ये है कि ये बोलते हैं गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं ना। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी होती है वो कुछ ना कुछ अपनी मनमानी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर तो अप्लाई करेगी। दूसरी बात, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये भी बोला कि भाई आप बोल रहे हो कि डिरोइट एडमिनिस्ट्रेटिव गलत है, वहाँ पे ये इक्वालिटी बिफोर दी लॉ वाला सिस्टम नहीं है। तो बोलते हैं कि फ्रांस में इक्वालिटी बिफोर दी लॉ है, रूल ऑफ लॉ वहाँ पे पहले से है। अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो आपके इंग्लैंड में ही मैक्सिम है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। तो इसलिए इंग्लैंड वाले गलत थे, फ्रांस वाले हमेशा से सही थे। तो ये जो आपकी मैक्सिम है ये गलत बोल रही है, ये फ्रांस में ऐसा जो सिस्टम है वो गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज और इसमें क्रिटिसिज्म आए, ठीक है, कि भाई फ्रांस का सिस्टम देखो और इंग्लैंड का सिस्टम देखो, वहां पे वर्किंग अच्छे से चल रही है, ठीक है, और आपके यहाँ पे कैसी वर्किंग है। तो कुल मिला के जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि उन्होंने फ्रांस का एग्जाम्पल दिया था डिरोइट एडमिनिस्ट्रेटिव का। ये बात तो हो गई। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना बड़ा लिखेंगे साहब। चलो ये तो हमने बात कर ली, इसको साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया में रूल ऑफ लॉ किस तरह से चलता है। देखो हमारे यहाँ इंडिया में 2 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं। कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? पहला कॉन्सेप्ट ये है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। तो इंडिया में भाई लॉ सुप्रीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल इंडिया में अप्लाई होता है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, ठीक है। दूसरा है जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो इंडिया में इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल भी हमारे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। तो इंडिया में इन दोनों की एप्लीकेशन है। तीसरा जो प्रिंसिपल है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट बोलता है सोर्स ऑफ द राइट जो है, जो राइट देने वाला है, जो सोर्स है वो क्या है? कोर्ट है, जुडिशियरी है। लेकिन इंडिया में जो सोर्स ऑफ राइट है, इंसान को जो राइट मिले हैं और जो उन राइट की प्रोटेक्शन करता है, वो जुडिशियरी नहीं है। हमारे यहाँ पे बस यही है,
हमारे यहाँ पे जो सोर्स है इंसान के राइट का वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत के नागरिकों को राइट देता है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत के नागरिकों की जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। बोले कैसा, वो समझ नहीं आया तो कोई नहीं, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बाद में समझ लेंगे। लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इंडिया में है, पहली चीज। दूसरी चीज, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इंडिया में है। तीसरी चीज, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट इंडिया में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सोर्स जो है राइट का वो जुडिशरी नहीं है, वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत का संविधान बनाते समय फ्रेमर्स ने बहुत ध्यान रखा, अपने माइंड में एक बहुत अच्छा ध्यान रखा कि रूल ऑफ लॉ को एक खास जगह दी गई थी भारत के संविधान बनाते समय। अगर आप इसकी प्रियम्बल देख लो हमारे संविधान की, तो इसमें लिखा हुआ है इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, यानी कि प्रियम्बल में भी रूल ऑफ लॉ का जिक्र हो गया, इक्वालिटी का, लिबर्टी का, जस्टिस का, ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ का जिक्र हो गया। आर्टिकल 14 हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, तो ये भी हमारे संविधान ने इसको संभाल के रखा। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी का अधिकार है। आर्टिकल 19 भी बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर डीपली देखा जाए तो ये रूल ऑफ लॉ से मिलकर बने हुए हैं। तो ये तीनों प्रिंसिपल बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किए एवी डाइसी साहब ने। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1975 में जब इमरजेंसी आई थी तो हमारे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को इलीगली अरेस्ट कर लिया जाता है तो एक रिट का प्रोविजन है, आपको भी पता है, वो हैबियस कॉर्पस है। अगर किसी को इलीगली उठा के डिटेन कर ले, तब इमरजेंसी के टाइम पे बहुत बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, तो बहुत सारे कोर्ट सराउंडेड हो गए थे, मतलब भर गए थे इस चीज़ से कि भाई ये जो हैबियस कॉर्पस फाइल कर दिया था कि बिना रीजन बताए अरेस्ट कर लिया। इमरजेंसी जब लागू की 1975 में, इमरजेंसी लागू करने के 2 दिन बाद ही सारे राइट सस्पेंड कर दिए गए, आर्टिकल 21 सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये जब हैबियस कॉर्पस फाइल हुआ कोर्ट में, तो फिर क्वेश्चन ये था कि क्या लिबर्टी को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन उठा, ठीक है, तो बाद में इसमें तो सस्पेंड कर दिया गया लिबर्टी को, लेकिन बाद में जब इसमें दूसरे जजमेंट आए उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये लिबर्टी को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, हैबियस कॉर्पस मेंटेनेबल है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों हम ये सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो बात थी, बात यही आई कंक्लूजन पे कि भाई जो ये है, मतलब अगर कोई इलीगल अरेस्ट होगा तो उनको हैबियस कॉर्पस फाइल हो जाएगा, क्योंकि हैबियस कॉर्पस को बोला कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है इमरजेंसी के टाइम पे, हालांकि इसको दूसरे जजमेंट्स ने क्लियर कर दिया कि ये मेंटेनेबल है। तो ये सब दुनिया भर की बातें हैं, हम सीधे सीधे फाइनल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन था सिंपल सा, क्या था कि रूल ऑफ लॉ क्या है और एवी डाइसी का क्या रोल है। देखो सर एडवर्ड कोक थे, वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड के। तो एवी डाइसी ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इन्होंने रूल ऑफ लॉ को 3 प्रिंसिपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया। सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एक हेडिंग डाल दीजिए आप, दूसरा हेडिंग डाल दीजिए आप इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और तीसरी आप डाल दीजिए प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो ये आप इनको एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की भी बात करता है, जो रूल ऑफ लॉ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की भी बात करता है, मतलब ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। फिर इसके मेरिट क्या थे, मेरिट ये थे कि भाई इक्वालिटी लेके आता है, लोगों में विश्वास जगाता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बना रहता है। ऑलमोस्ट जितने भी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब में रूल ऑफ लॉ को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ एक इंसान में जान फूंक देता है कि हाँ भाई, कोई सरकार अगर सत्ता में आ गई तो उसका ही कानून नहीं है, लॉ का भी कानून है। तो यह है रूल ऑफ लॉ, आप इसको अच्छे से लिखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ऐसी मैं आकांक्षा और अभिलाषा करता हूँ। आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं और देखते रहिए, और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। धन्यवाद।